नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पिछले एक साल के दौरान ड्रग्स माफिया से लड़ाई को लेकर पूरे देश में सुर्खियों में रहे एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े अब अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पहले समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगे और अब गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लेने का आरोप है। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज एक और खुलासा करते हुए समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर जारी की और निकाहनामा जारी किया। निकाहनामे के आधार पर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि जब समीर वानखेड़े खुद को हिंदू कह रहे हैं तो फिर उन्होंने निकाह क्यों किया। नवाब मलिक के आरोपों के बाद एक काजी भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने समीर दाऊद वानखेड़े का निकाह कराया था। उधर समीर के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग्स केस की जांच की वजह से समीर को निशाना बनाया जा रहा है। समीर का परिवार यह भी दलील दे रहा है कि उनकी मां मुसलमान थी, इसीलिए उनकी खुशी को ध्यान में रखते हुए समीर ने निकाह किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धर्म नहीं बदला। तो आज की हुंकार इसी मुद्दे पर कि समीर वानखेड़े का सच क्या है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा हम अगर खोल रहे हैं तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है? मौलाना साहब, ये जो इंडिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है जहाँ पे लीगल सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। तो डर लगता है, रात दिन डर लगता है। ये बड़ा आदमी है, रावण जैसा आदमी है, 10 हाथ है 10 मुंह है, पैसा उसके पास, पैसा है, सब दुनिया में कुछ भी कर सकता है वो। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने खुलासों का सिलसिला जारी रखते हुए फिर उनकी जाति धर्म पर सवाल उठा दिया है। मैंने अपने ट्विटर पे एक बहुत सुंदर जोड़ी का एक फोटो डाला है जो 7 दिसंबर 2006 के दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में जो शादी रचाई गई, निकाह हुआ, उस निकाहनामे को भी उसमें हमने डाला है। जो कल तक कह रहे थे कि हम जीवन भर हिंदू रहे, हम हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं उठाते। इस देश में फिर मैं बता दूं कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। जात पड़तालनी समिति कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्रूटनी कमेटी है, वैलिडिटी कमेटी, उसमें ये कंप्लेंट दर्ज होगी। बाकायदा वानखेड़े साहब को भी नोटिस जाएगी, कंप्लेंट करने वालों को भी सुना जाएगा, सरकारी कार्यालय के दस्तावेज खंगाले जाएंगे। लड़ाई ये है कि गरीब दलित का अधिकार छीना गया और निश्चित रूप से ये हम लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और निश्चित रूप से कानून के तहत कार्रवाई होगी। नवाब मलिक के आरोपों के बाद एक काजी भी सामने आए। मौलाना मुजम्मिल अहमद का दावा है कि उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह कराया था, लेकिन समीर वानखेड़े का परिवार अब भी अपने इस दावे पर कायम है कि समीर ने कभी धर्म नहीं बदला था। अगर वो हिंदू होते तो न ये प्रोग्राम होता, न ये निकाह होती, न ये रिश्ता होता, हाँ, न इतनी सारी खुशियाँ मनाई जाती। सब खुशी के साथ ये सब निकाह हुआ। वो मुसलमान थे, लड़की भी मुसलमान थी और वो सारी खानदान भी इनकी मुसलमान थी और इनका बाप भी मुसलमान था और समीर भी मुसलमान थे। मौलाना साहब, ये जो इंडिया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है जहाँ पे लीगल सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। तो लीगली उनके पास ये सर्टिफिकेट है कि वो बॉर्न हिंदू है, उनके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कहता है वो महार है, और उसके साथ ये भी है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को लीगली कन्वर्ट नहीं किया है। बहुत लाइफ थ्रेट है, हमें भी लाइफ थ्रेट है, मेरे बहू को है, बेटी को है, सब लाइफ थ्रेट है। हम डर लगता है, रात दिन डर लगता है। ये बड़ा आदमी है, रावण जैसा आदमी है, 10 हाथ है 10 मुंह है, पैसा उसके पास, पैसा है, सब दुनिया में कुछ भी कर सकता है वो। क्या सरकार से कहेंगे आपकी सुरक्षा दी गई है क्या? नहीं, मुझे सुरक्षा की डर, हम लोग पैदा ऐसी, हम लोग दूसरे की सुरक्षा करते, ये हमारी जाति। हम लोग मरे तो मरे, जिए तो जो, उसका नहीं। लेकिन ये भाई सबको जरा आप मंत्री महोदय से जाके पूछो कि भाई किसके पर्सनल लाइफ में नहीं आए, आपका दामाद है, उसको ड्रग के नशा मुक्ति करने उसको किधर डाले, उसको अच्छा अपने संस्कार दे बाल बच्चों को। क्यों हमारे पीछे लगता है जो बच्चा अच्छा काम कर रहा है? मेरा बेटा, मैं अभी भी हिंदू हूँ, अभी भी एससी हूँ, मेरा बेटा अभी भी पहले से पैदाइशी, मेरी वंशावली पहले से कुंडली वैसी है, तो ये कैसा बोल सकता है कुछ भी। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के निशाने पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने नवाब मलिक के आरोपों पर ऐतराज जताया है कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस प्रकार से टारगेट करना ये बहुत
बहुत गलत बात है। समीर वानखेड़े का फर्जीवाड़ा हम अगर खोल रहे हैं तो पूरी बीजेपी क्यों छटपटा रही है? क्या जीन की जान जो उस तोते में है क्या? हमें लगता है पूरी बीजेपी वानखेड़े को लेकर छटपटा रही है। कहीं पोपट मर गया तो बीजेपी तो नहीं मर जाएगी। उधर समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोपों की जांच करने के लिए आज दिल्ली से एनसीबी के अधिकारियों की एक टीम मुंबई पहुंची है। समीर वानखेड़े के अलावा सभी गवाहों को भी बुलाया जाएगा। अब सोचिए भला ये मामला कहां से शुरू हुआ था। ड्रग्स केस की जांच और आप देख रहे हैं किस तरीके के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत आपका अभिज्ञान। उज्जवल निकम साहब वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं एनसीपी के, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे, पूर्व डीजीपी। नुपुर मेहता अभिनेत्री हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे, उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। सबसे पहले उज्जवल निकम साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, और जिस तरीके से समीर वानखेड़े वाले मामले में हम देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है कि एक ऐसे संवेदनशील मामले की जो शख्स जांच कर रहा है, जो उसका मुखिया है, उस पर एलिगेशंस लगाना सार्वजनिक तौर पर ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से सही है? देखिए, मैंने इस मैटर में ये देखा है कि ना ओनली सियासत इस पे हो रही है, लेकिन पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं। पॉलिटिशियंस जांच अधिकारी पर अटैक कर रहे हैं, जांच अधिकारी पॉलिटिशियन के खिलाफ उनकी तरफ सोशल मीडिया पे बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे जांच एक भटक जा रही है। जांच प्रभावित होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि नारकोटिक ब्यूरो का जो काम है, जो नारकोटिक्स हमारे देश में कहां से आते हैं, उसके लिंक क्या है, कहां से जाते हैं और ड्रग पैडर कौन कौन है, इसमें इन्वेस्टिगेट करना, कानून के सामने लाना और जो भी कानून सजा देते हैं उसे उनके लिए प्रोसिक्यूशन केस प्रेजेंट करना। मैंने आज तक 40 सालों में इस प्रकार की घिनौनी सियासत कभी देखी ही नहीं। जिस प्रकार देखिए, गलतियां तो दोनों तरफ से हुई है, जांच अधिकारी से भी गलती हुई है, पॉलिटिशियंस भी गलती कर रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं जी, लेकिन मुझे इस बात का है कि एक बड़ा बॉलीवुड का बड़ा एक्टर का बेटा अगर कोई ड्रग में मिलता है, ड्रग के कारण कुछ आरोप होता है, वो आरोप सही है झूठे, एक कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन उसके पहले ही, चार्जशीट के पहले ही 2 गवाहदार ने मुड़ जाना, गवाहदार ने एलिगेशन करना, काउंटर एलिगेशन होना, मुझे लगता है कि ये बहुत, इस पे कोर्ट को भी एक्टिवेट होना जरूरी है जी। और मुझे लगता है कि कोर्ट इसमें जरूर कॉग्निजेंस, सभी घटनाओं का जरूर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। उज्जवल निकम साहब, आप देश के बड़े वकील हैं, कसाब जैसे देश के दुश्मन को फांसी के फंदे तक आपने पहुंचाया। इस मामले में थोड़ा हमें समझाइए और दर्शकों को भी बताइए, क्या जो मामला उठा रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री, उसे वो अदालत में ले जाकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, या फिर पुलिस में मामला दर्ज करवाकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, बजाय इसके कि जांच अधिकारी की व्यक्तिगत जिंदगी की तस्वीरें, शादी की फोटो, ये वो तमाम चीजें ट्विटर पर डालते रहें, कभी गुमनाम खत का जिक्र कर दे, कभी दाढ़ी वाले की बात हो जाए? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि पर्सनल अटैक जांच अधिकारी पर होना, मैं ये मानता हूं कि हमारा देश में हर कोई व्यक्ति को बोलने का पूरा स्वातंत्र है, लेकिन स्वतंत्र उन्होंने चुनना चाहिए कि किस फोरम में, किस अदालत में ये उठाया जाए। अगर किसी को जांच अधिकारी या जांच एजेंसी के बारे में कोई शक है तो उनके लिए कोर्ट, कानून का कोर्ट है, कोर्ट में खिटखिटा सकते हैं, कोर्ट को बता सकते हैं कि भाई ये जांच अधिकारी इंटरेस्टेड हो सकता है, कारण इस प्रकार है और इसीलिए इसके पद से जांच हटाई जाए, कोर्ट मॉनिटर करे, ये हो सकता था। लेकिन जिस प्रकार टनल कीचड़ उठा रहे, जांच अधिकारी की तरफ से भी कीचड़ उठा रहे जा रहे, मुझे लगता है कि ये आगे चल के हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है, ऐसे मैं मानता हूं। मैंने कई ऐसे संगीन मामले चलाए, चाहे वो 93 का बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस हो, चाहे वो अजमल कसाब का, चाहे प्रमोद महाजन की हत्या, गुलशन कुमार की हत्या, लेकिन इस प्रकार का मैंने कभी भी नहीं देखा है। मुझे बहुत दुख इस बात है
कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं। जी, और देखिए एक बड़ी तस्वीर तो यह भी है जो पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में डालती है। जो मंत्री महोदय आरोप लगा रहे हैं समीर वानखेड़े पर, अगर वो कह रहे हैं कि फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर वो IAS बन गए, तब तो यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, वहां का जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो भी सवालों के घेरे में है और सरकार को तो पूरी कमेटी बना के जांच करवानी चाहिए। फिर तो ऐसे ना जाने कितने समीर वानखेड़े होंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट बना चुके होंगे महाराष्ट्र में। देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं जांच अधिकारी के ऊपर, उसकी जांच तो हो गई, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मेरा इतना ही ऑब्जेक्शन है कि पब्लिकली इस तरह से ये होना ठीक है या नहीं, है मैं सवाल उठा रहा हूं। क्या मीडिया के पास स्टेटमेंट हरबाजी करना, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसलिए हर कोई व्यक्ति ने ऐसे सीरियस मामले में बचना चाहिए और ऐसे बस, इसलिए बॉलीवुड को भी आज लगता है कि हम तो सॉफ्ट टारगेट है। देखिए, बॉलीवुड में हमने देखा है कई बार ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन कई लोगों को बाहर नहीं आते, गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते। लेकिन जहां से ड्रग्स आ रहे हैं हमारे देश में, हमारी जो पीढ़ी जो है, यंग जनरेशन ये इसके लिए बहुत बुरी बात है। और उज्ज्वल जी, कानून में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है मंशा, उद्देश्य क्या है। आप देखिए जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक, उनके दामाद की गिरफ्तारी हुई थी, 8-9 महीने करीब उनको जेल में रहना पड़ा था और उस वक्त यही जांच अधिकारी थे। तो ऐसे में उनकी मंशा भी तो सवालों के घेरे में आएगी ना, कि क्या उनका कुछ व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि दामाद गिरफ्तार हुए थे, कहीं उसका बदला तो नहीं ले रहे। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, मंत्री साहब ने क्या कहा है इसके बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा और किसी को अटैक पर्सनल भी नहीं करूंगा। एक कानून का विद्यार्थी के हैसियत से इतना जरूर कहूंगा, जो भी दोनों तरफ चल रहा है वो बहुत घिनौना है और इसमें तुरंत रोक लगाना चाहिए। अगर ये खुद रोक नहीं लगा सकते तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने भी एक्टिवेट होना चाहिए। कोर्ट ने भी सुमोटो कॉग्निजेंस लेके ऐसी सीरियस में दोनों साइड को वार्निंग देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की हालत आने वाले भविष्य काल में न हो। बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, एनसीपी का प्रवक्ता है। बृजमोहन जी, आप सुन रहे हैं उज्ज्वल निकम साहब को, ये हो क्या रहा है वहां पर? दोनों तरफ से जो चीजें चल रही हैं वो सवालों के घेरे में है। मैं आपके बगैर पूछे जवाब दे देता हूं। निकम साहब, चूंकि क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस सेक्टर से होता है वो उसी में उसका सॉल्यूशन ढूंढता है। आदरणीय निकम साहब बहुत राष्ट्र के हमारे बहुत ही सुविख्यात एडवोकेट हैं, तो ये कानून के माध्यम से रास्ता ढूंढ रहे हैं। पूरा देश जानता है कि इस हिंदुस्तान में 4 स्तंभ है जहां पर आदमी अपनी कोई बात कह सकता है। पार्लियामेंट है, सरकार है, कोर्ट है और मीडिया है। हम ये तय हमको करना है कि हमको कौन सा रास्ता बेहतर लगता है। जैसे कि पेगासस का मामला आज आया है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत खतरनाक ऑर्डर किया है। हाँ। वहां के सांसद थे, उनको श्रीवास्तव जी, आप ये बात कह रहे हैं ना, उससे एक सवाल खड़ा होता है, आपकी मंशा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? मीडिया, आप मीडिया के जरिए कैसे इंसाफ ले लेंगे, या फिर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को लाके कैसे? इंसाफ के लिए तो अदालत में ही जाना पड़ता है ना, हर किसी को ये पता है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका समाधान अदालत से निकलेगा या फिर मीडिया के जरिए निकलेगा, सोशल मीडिया के जरिए निकलेगा। आप चाहते हैं इसलिए अदालत में जाए, निकम साहब चाहते हैं इसलिए हम अदालत में जाएं। ये चूज हम करेंगे कि हमको किस फोरम पे बात करना है। क्या बात कर रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी? मतलब आप चूज करें, मीडिया के जरिए कैसे इंसाफ दिला देंगे? ये तो फिर तो ये बात सच साबित हुई ना कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आप मान रहे हैं इस बात को? हमने अपनी बात रखी है। अभी भाई साहब, अभी इंसाफ की तो शुरुआत नहीं हुई है, अभी बहुत सारे फैक्ट्स आ रहे हैं। अभी आप ये देखिए कि तो फैक्ट्स जमा करके अदालत जाते हैं ना, कि फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने लगे आप मीडिया में। अभी वो मुद्दा उज्ज्वल निकम साहब, क्या आप जवाब देना चाहेंगे बृजमोहन श्रीवास्तव जी को? क्यों नहीं करेंगे मीडिया में? क्या फिर आपका मीडिया फिर किस लिए है? बांसुरी बजाने के लिए? सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। फिर इतना बड़ा चैनल आपने क्यों डाला हुआ है? अरे तो देश की अदालत किस लिए है? मुझे हाई कोर्ट किस लिए है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप एक बड़े नेता होकर मुझे समझ में नहीं आ रहा बचकाने तर्क जो दे रहे हैं। मुझे रोक नहीं सकते, ठीक, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन इंसाफ के लिए अदालत में जाना पड़ता है। मीडिया के जरिए इंसाफ, आप क्या बात करते हैं? आप जानबूझकर, इसका मतलब है कि जो आप पर आरोप लग रहा है, मीडिया ट्रायल कर रहे हैं आप समीर वानखेड़े का, लगता है कि सच है ये। ठीक है, आपकी बात हो गई। उज्ज्वल निकम जी को बोलने दीजिए, फिर वो जाना चाहते हैं, समय उनके पास नहीं है, कहीं और भी उनको जाना था। उज्ज्वल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रशंसा करने के लिए उज्ज्वल निकम साहब। उज्ज्वल जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, मुझे नहीं, आपका मैं नहीं पा रहा हूं। देखिएगा ना, अगर नवाब
नहीं, मेरा सवाल ये था, अभी बृजमोहन श्रीवास्तव जो एनसीपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम मीडिया के जरिए अपनी बात रखें इसलिए हम रख रहे हैं। आप ये तय नहीं करेंगे कि कहां हम मामले को ले जाएं? उन्हें ये उचित नहीं लग रहा है कि अदालत जाए इंसाफ के लिए? देखिए, राजनीति करने की बात अलग रहता है। हमने शुरुआत की है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुन लीजिए बृजमोहन श्रीवास्तव जी, उज्ज्वल निकम जी को सुन लीजिए, फिर आता हूं आपके पास। हाँ, राजनीति करना बात अलग है, मीडिया में जाना न जाना वो हर कोई का इंडिपेंडेंट डिसीजन हो सकता है। कानून के विद्यार्थी के हैसियत से मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हमें बचना चाहिए, किस तरह से बचना चाहिए, जिस तरह से टीका टिप्पणी दोनों तरफ से हो रही है उससे बचना चाहिए। उसमें जांच पर बुरा असर होता है। जांच एक इंपॉर्टेंट जांच चल रही है जी। चाहे अगर किसी आरोप है कि ये जांच वेस्टेड इंटरेस्ट से की जा रही है, चाहे किसी का आरोप है कि जांच में कुछ दाल में काला है, तो उसका फैसला क्या मीडिया के माध्यम से नहीं होता है? उसका फैसला अदालत कर सकती है। मीडिया जो एटमॉस्फेयर प्रिजुडिस होती है उससे कोई भी आरोपी हो उसे फायदा मिलता है। मैं जरूर कहूंगा ठीक है कि इसीलिए मैंने कि अदालत में जाना ठीक रहता है। ठीक रहता है। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया। उज्ज्वल निकम जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह जी का जरा हम रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस के मुखिया आप रहे। विक्रम जी, जो बातें यहां बृजमोहन जी कह रहे हैं एनसीपी के नेता, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? उन्हें यह लगता है कि नहीं, अभी मीडिया के जरिए अपनी बात रखनी चाहिए? अभिषेक जी, मेरी बातें कुछ कटु हो सकती हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना है कि अगर मुझे जूता खरीदना है तो मैं हलवाई के यहां जाऊं, ये जलेबी खरीदनी है तो जूते वाले के यहां जाऊं। हमारे यहां चारों विंग्स हैं, और अगर आपको जन जागरण करना है, जागरूकता करनी, मीडिया के पास जरूर जाइए। राजनेता का बिना मीडिया से काम नहीं चलता है, ये उनका है। लेकिन एक सरकारी विभाग में अगर आपको अपनी शिकायतों का निस्तारण कराना है तो वो न मीडिया करेगी, न न्याय वो करेगी, ये लेजिस्लेचर करेगी। आपको संबंधित विभाग में जाकर के शिकायत दर्ज करानी होगी और उसके समाधान के तरीके हैं। सीबीआई के पास जाइए, एनसीबी के पास जाइए। इसके अलावा काम करेगा। आप मुझे बताइए, एनसीबी ऑफिस का पूरा उपयोग हो रहा है, वहां पर किसी ऑफिसर ने क्यों नहीं पूछा समीर वानखेड़े से आपकी कौन लोग हैं जो आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं? आदरणीय बृजमोहन जी, आदरणीय बृजमोहन जी, आपकी सारी बातें मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आपको शिकायत करनी, आप इतने विद्वान अधिवक्ता हैं, क्या ये जरूरी है? एक ईमेल कर दीजिए एनसीबी में, मैं आपको परामर्श दे रहा हूं, एनसीबी में, सीबीआई में और चीफ विजिलेंस ऑफिसर के यहां। और अगर आपकी बातों में तथ्य होगा, एक सेकंड, उसी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर, सर उसी डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर विसिल ब्लोअर बन के आया है। आज उसने शिकायत की क्योंकि उसको ये मालूम है कि उसके एनसीबी में ईमानदार अधिकारियों की कमी है और न्याय नहीं मिलेगा। जिस चिट्ठी का हवाला बृजमोहन जी दे रहे हैं ना, वो गुमनाम खत जो है उसी की बात कर रहे हैं ना आप? जो गुमनाम खत है उसी की बात कर रहे हैं ना बृजमोहन जी, जो एक गुमनाम चिट्ठी आई उसी की बात कर रहे हैं ना आप? चिंता ना करें अभिषेक जी, मैं केवल एक बात करूं, सबका स्वागत है, भी आ जाएगा, नामधारी भी आ जाएगा। वाह वाह, मतलब सिर्फ अगर मगर में बातें हो रही। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिवम त्यागी बोलिए। सबका समावेश कर ले। देखिए, अकॉर्डिंग टू बृजमोहन जी, अब से जो भी कोई परेशानी होगी इस दुनिया में, अगर किसी के यहाँ चोरी होगी, किसी के यहाँ दिक्कत होगी, तो वो जो है एबीपी न्यूज के ऑफिस जाएगा और हमारे जो एंकर साहब हैं वो इस समय जो है जज है। कमाल की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? और सुनिए, आपको अधिकार पूरी तरह, मैं नहीं जानता, आप सम्मानित बुजुर्ग आदमी हैं, आप सम्मानित बुजुर्ग आदमी हैं, सबके बीच में ना कूदें। सुनिए बृजमोहन जी, सबके बीच में ना कूदें, जब आपका समय आए उसमें बोले। आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं नहीं आपके ऊपर बोलना चाहता। बेहतर होगा आप मुझे मेरे समय में बोलने दें, फिर खूब चिल्लाइएगा, मैं चुप बैठ जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपका पूर्णतः अधिकार है, आप जब चाहें, आप बहुत नौजवान है जी, आप 21 साल के हैं। मैं कहता हूं आप जब चाहें, जैसे चाहें मीडिया में जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका अधिकार है। लेकिन एक सर्विंग ऑफिसर को का पोजीशन मलाइन करने के लिए, उसका सामाजिक स्तर पर उसका जो है एक तरीके से लिंचिंग करने के लिए आपके एक मिनिस्टर जो है अपनी मसल पावर दिखाते हुए हर रोज सुबह सुबह नए खुलासे करने आ जाते हैं।
हमें समीर वानखेड़े की जिंदगी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है, देश को कोई लेना देना नहीं है। उसकी पहली शादी का फोटो क्या था, दूसरा क्या था, निकाहनामा क्या था, वो उसका नहीं, फोटो वाली बात जब आप कह रहे हैं ना तो एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। अब सही आपका वैलिड पॉइंट है। अभी ज्ञान में आपके पास आऊं उससे पहले नुपुर है, ठीक है, शिवम आपस में निपटा ले, देश को ना करे। शिवम जी, आप एक इंपॉर्टेंट बात कही। नुपुर मेहता के पास मैं इस सवाल के साथ जाऊंगा। नवाब मलिक साहब जो एक फोटो ट्वीट कर देते हैं जिसमें समीर वानखेड़े अपनी पूर्व पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं, क्या इस तरह की तस्वीरें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना एक मंत्री के द्वारा ठीक है? नुपुर जी, इससे ज्यादा वाहियात चीज मैंने देखी नहीं है। मतलब डे 1 से इनको टारगेट किया जा रहा है। पहले वो अपनी मदर की सिमेट्री में जाते हैं, वहां पे कैमरा लगा दिए जाते हैं, फिर इनकी यास्मीन वानखेड़े इनकी बहन की इंस्टाग्राम पे जाके वहां से पिक्चर्स और वीडियो दिखाए जाते हैं, फिर इनके फादर को टारगेट किया जाता है, इनकी वाइफ को टारगेट किया जाता है, इनको धमकियां आती है कि 1 साल के अंदर आपकी मैं नौकरी छुड़वा दूंगा, फिर केस से हटाने की सारी साजिश जो हो सकती है इनको की जा रही है। पैसे लिए हैं, पैसे खाए हैं, नेगोशिएट कर दिया है। मतलब और आप अब इनको मुसलमान का इनकी शादियों के बारे में बताया जा रहा है। मतलब कितनी घिनौनी और कितनी शर्म की बात है। देखिए, ये तो रीत हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से चली आई है कि जब भी कोई सच्चा इंसान लड़ता है देश के हित के लिए, उसको दबाया जाता है, उसका मनोबल तोड़ा जाता है, कौन है, अदालत को फैसला करने दीजिए। देखिए, इस बात पर भी मैं कहना चाहूंगा, कौन सच्चा है कौन झूठा अदालत से तय होने दीजिए, लेकिन उसके पहले ये जो मीडिया ट्रायल वाली बात सामने आ रही है, जिसकी पक्षधर बृजमोहन श्रीवास्तव जिसके पक्षधर नजर आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अभिज्ञान, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। एक संवेदनशील मामले की जांच शुरू होती है और देखिए कहां तक आ गया ये मामला। अब जांच अधिकारी की जांच की बात हो गई। भाई आप बहुत मतलब सच में मेरा मुझे अगर आप क्लीन चीज हो रही है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो जांच से तो प्लीज मुझे बोलने दिया जाए। शिवम त्यागी ने कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। पॉइंट अब ये है कि सीधी सीधी कहानी क्या है, सीधा सीधा पॉइंट है कि जिस व्यक्ति ने आर्यन खान के केस में कार्रवाई की, क्या वो सही है या गलत? और सही कहा है शिवम त्यागी ने कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ में। इतना खिचड़ी फैला दो, इतना रायता फैला दो, इतने उसमें एंगल्स लेके चले जाओ और रेड्रेसल का जो लीगल सिस्टम है उसको आप अडॉप्ट मत करो। एक चीज सब लोग ध्यान से समझ लें, हमें अपने बरसों के एक्सपीरियंस प्लस मुंबई देखने के हिसाब से बता दूं कि अगर मीडिया में कोई आता है बिल्कुल गलत नहीं है, मोस्ट वेलकम, लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप सही फोरम पे जाते हैं, जैसे विक्रम सिंह जी ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, आप सही फोरम पे जाते हैं उस चीज को एड्रेस करने के लिए। शिवम त्यागी इज राइट कि आप मतलब सारा फोकस उस केस को से हटकर इस बात पर हो गया है कि निजी जीवन क्या है समीर वानखेड़े का। मैं भी रिपीट कर रहा हूं इस बात को, इट इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू मी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि क्या ये अफसर जिस पर सवाल उठ रहे हैं क्या ये सही है या गलत, जिसके लिए उसकी एक इंटर डिपार्टमेंटल प्रोब हो रही है जो उसके डायरेक्टर ने ऑर्डर किया है। दिन भर इसके अलावा, सॉरी मैं इस तरह से नहीं बोलता हूं, दिन भर इसके अलावा डिटेल्स निकाल के देना, ये बिल्कुल सही मेरे पुराने दोस्त। बिल्कुल अभिज्ञान, आपने बहुत ही अहम बात कही है। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। कल भी सुनवाई होनी है, आज फैसला नहीं आ सका। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे हैं और आज इस तरीके की उम्मीद उनके वकील कर रहे थे कि जमानत मिल जाएगी और कल लंच के बाद फिर से सुनवाई होगी। अभी एक ताजा जानकारी हमें मिल रही है तो आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा, तीनों के वकीलों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की तरफ से उनका पक्ष रखा, लेकिन जमानत आज भी उन्हें नहीं मिल पाई है, चूंकि आज सुनवाई कल के लिए टल गई। See the arguments of all the three accused number 1, 2 and 3 are concluded already today,
and the AFG is yet to argue, which is kept for further arguments tomorrow at same time after 3 p.m. You argued about Munmun's case that she was having no information about packet found in her room and she was just exiting the room and in 2 minutes. Can you elaborate on that? What was your argument about? See, it is the case of the NCB itself that in the Panchnama filed by them, in which Mr. Kiran Goswami is a Pancha and the second number Pancha is Mr. Bhanushali. The Panchnama itself is clearly stating the fact that nothing incriminating substance was found from the personal possession of Miss Munmun Dhameja, and they were suspicious on Miss Soumya Singh as well as Munmun Dhameja, and when the other woman's personal luggage and baggage was searched, some incriminating substance were found, which are rolling papers and some pads. So it is their own case. So I would only say, which I am stating since day one, that they have unnecessarily, unwarrantedly and unjustifiably arrested Miss Munmun Dhameja at the present case. At the time of arrest, there was no mention of conspiracy. Only possession and consumption was mentioned in the arrest memo, and later the conspiracy thing was. See, the sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है, और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे, इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। ये आज केस मध्ये आरोपी नंबर 1, 2 आणि 3 तिघाचा आर्ग्युमेंट झाला आहे, कंप्लीट झाला आहे, आणि आर्ग्युमेंट मध्ये आमचा सबमिशन हेच होता की आम्ही विदाउट एनी रिझन्स हा केसमध्ये अरेस्ट माझी अटक झाली आहे आणि ती कम्प्लिटली अनजस्टिफाईड आहे, माझा काय रोल या केसमध्ये नाही आहे, आणि तर त्या रिझनसाठी हा केस कम्प्लिटली बोगस आहे। उद्या कशा पद्धतीने आर्ग्युमेंट पुन्हा केली जाणार आहे? उद्या फक्त एएसडी चा आर्ग्युमेंट पेंडिंग आहे आणि ते कंटिन्युएशन साठी ठेवलं आहे उद्या 3 वाजता। सर, काल तुम्ही मुहम्मद धमेच्यासाठी युक्तिवाद करू शकला नव्हतात कारण वेळ संपलेली होती, आज तुमचा युक्तिवाद पूर्ण झाला, त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलेलं आहे की मुनमुनकडे कोणतेही ड्रग्ज सापडला नाही, ते सापडले त्यांच्या वस्तूमध्ये होते, आणि ज्यांना मुनमुनी बोलवलं होतं त्यांना चौकशीसाठी देखील बोलवलं। तो आज भी फैसला नहीं हो पाया, सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल लंच के बाद इस मामले की सुनवाई होगी, आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, इस मसले पर हम बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे, और जो हम पहले चर्चा कर रहे थे समीर वानखेड़े पर, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आना चाहूंगा, जो समीर वानखेड़े की पत्नी ने बात कही है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि एक दलित गरीब परिवार से उठकर यूपीएससी क्लियर करके यहां तक पहुंचा, यही नवाब मलिक जैसे लोगों को हजम नहीं हो रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर एक दलित ने इतनी प्रगति की है, ये स्वागत योग्य, और इसका मतलब ये कि हमारे देश का संविधान इस प्रकार के लोगों को पूरा मौका देता है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो अधिकारियों के ऊपर बंदिश भी लगाता है कि वो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना करें। यहां पर हम लोगों ने इस बात को लगातार पहले दिन से सबूत देकर हम सिद्ध कर रहे हैं। हर दिन नवाब मलिक साहब ने जब भी कोई बात की है तो उसके साथ सबूत भी दिया है कि इन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है गैर कानूनी तरीके से। अरे तो ये वही तो सवाल है ना, वही सवाल तो हर कोई आपसे पूछ रहा है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। विक्रम सिंह जी, इतने सारे सबूत अगर हैं ही नवाब मलिक साहब के पास, वो मंत्री हैं, मजबूर थोड़ी हैं, एक सरकार के मंत्री हैं, कदावर मंत्री, अदालत क्यों नहीं जाते हैं, या फिर अपनी पुलिस को क्यों नहीं कहते हैं कि जांच करें? विक्रम सिंह जी, अच्छा सबूत कहां दें? सबूत आपको दें, अदालत में दें, अदालत में। आप तो हमें ही दे रहे हैं ना, मीडिया को ही दे रहे हैं, यही तो दिक्कत है। आप सोशल मीडिया पर जारी कर रहे हैं। विक्रम जी, अभी तो इस केस की शुरुआत है। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था, एक मिनट अखिलेश जी, अभी विक्रम सिंह जी व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। विक्रम सिंह साहब, आप 1900 आपने जब सर्विसेज खत्म की 1900 बारी से ब्रिजमोहन जी आपकी बात हो गई, इस देश के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। सीबीआई को कर दें, करते, हाँ ये भी एक स्ट्रैटेजी, अभिषेक जी ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है। आप ऐसा करें कि अभी ईमेल कर दें सीबीआई को, सीबीओ को और डायरेक्टर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को। आप मान के चलिए
इंटरनल विजिलेंस का मैकेनिज्म हमारे यहाँ इतना जबरदस्त है कि किसी ने अगर किया तो बचने वाला नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये साहब लूज कैनन है, जहां चाहे फिशिंग एक्सपीडिशन पे काइट फ्लाइंग करने, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी करेंगे, इनके ऊपर 4 चरण की निगरानी होती है। ये स्वतंत्रता मनमाने सुप्रीम कोर्ट ना बोले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, और ब्रिजमोहन जी आपकी बात से है ये चीज साबित हो रही है। ब्रिजमोहन जी मनमाने तरीके से कोई ब्रिजमोहन जी आपकी बात से ये बात आप जो कह रहे हैं ना, उसी से ये चीज साबित होती है कि आप पब्लिक ट्रायल ही चाह रहे हैं, मीडिया ट्रायल ही चाह रहे हैं। दरअसल आप अदालत जाने से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें कि आर्यन खान को राहत नहीं मिल पाई है। अभी अभी जो बड़ी खबर आ रही है बॉम्बे हाईकोर्ट से, कल फिर सुनवाई होनी। आर्यन खान की जमानत पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। इस खबर से जुड़ी बाकी जानकारियां भी आगे हम आपको देंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पर आर्यन मामले की सुनवाई चल रही थी। इस बारे में विशेष जानकारी हमें देंगे मृत्युंजय, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय। अखिलेश देखिए, इस पूरे मामले में जो 3 आरोपी हैं, आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, इन तीनों के वकीलों का जो पक्ष है वो पूरा हो चुका है। अब जो एनसीबी के एसजी हैं अनिल सिंह, वो अपना पक्ष रखेंगे। यानी तीनों ही जो आरोपी हैं उनके बारे में अपनी जो राय है वो एसजी अनिल सिंह रखेंगे। जमानत अर्जी का विरोध करेंगे, उसके लिए उन्हें कल 2:30 बजे का समय दिया गया है। यानी आज जहां सुनवाई खत्म हो गई है वहां कल से ये 2:30 बजे से कंटिन्यू हो रहने वाला है। अनिल सिंह को मौका मिलेगा, वो सबसे पहले आर्यन खान पर दलील देंगे कि कैसे उनकी जमानत ना दी जाए, फिर अरबाज मर्चेंट पर देंगे और फिर मुनमुन धमेचा पर देंगे। आज देखिए, आर्यन खान का तो कल ही हो चुका था दलील, आज अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर दलील दी गई, जिसमें साफ तौर पर दोनों ही ने कहा कि किस प्रकार से उनके जो वकील है, क्लाइंट है, वो जमानत के पात्र है। जहां अरबाज मर्चेंट के वकील ने यह कहा कि उस बात की सजा दी जा रही है जो मेरे क्लाइंट ने नहीं की है। वहीं मुनमुन धमेचा के वकील ने यह कहा कि 28 साल की लड़की है जिसके पास से ड्रग्स पास में गिरा पड़ा मिला हुआ है, और अगर ऐसा ही करना है तो उस क्रूज पर सवार 1300 लोगों को अरेस्ट कीजिए। इस प्रकार की कुछ दलीलें आज कोर्ट में। फिलहाल इस जानकारी के लिए आगे कुछ और आपसे हम जानकारी लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।